जिसकी वजह से लाइव कट हो गया था वेल स्टार्टिंग। Sorry, Fiza, I got some internet No issues. worries. That's why the video. Yeah. Yeah. Okay, so we were talking about कि किन चीज़ों पे डिसीजन हुई on the first day of COP. तो basically ये 6.4 पे इन्होंने negotiations पहले से start कर दी थी before the beginning of COP29 जो कि 11th को start हुआ था, but they had started before it. जो sort of आपको pre-COP के जो negotiations हैं वो शुरू हो गई थी, उसी में इन पे decision किया गया. That's why we reached one decision the first day of COP. तो 6.4 पे अगेन एज आई मेंशन आरएमपी रूल्स मोडालिटीज एंड प्रोसीजर्स पे डिसीजन लिया गया कि मतलब क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, क्या मोडालिटीज क्या होंगी, क्या प्रोसीजर होगा एंड ऑल ऑफ दैट. इस पे बेसिकली टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिटिंग मैकेनिज्म. एक एमआरवी होता है, मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन. मॉनिटरिंग ये होता है कि जब आप क्रेडिट एक्सचेंज कर रहे हो तो उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है कि आपको किस बेसिस पे वो क्या आपने रिडक्शन की है, उस पे आपको क्रेडिट एलोकेट किया जा रहा है. फिर आप उसको रिपोर्ट करते हो. रिपोर्टिंग सुपरवाइजरी बॉडी को होती है और सुपरवाइजरी बॉडी उसको ओवरसी करता है सारा कुछ. एंड वेरिफिकेशन के लिए एक थर्ड पार्टी ऑडिटर होता है जो कि आता है और उसको ऑडिट करता है कि वेदर दैट मिशन रिडक्शन इज एक्चुअली हैपेंड और नॉट, एंड देन आपको वो एलोकेट जो है वो कर दिया जाता है, क्रेडिट जो है वो आपको एलोकेट कर दिया जाता है. सो ये एमआरपी प्रोसीजर है. दूसरी साइड पे आपके पास है आरएमपी, रूल्स मोडालिटीज एंड प्रोसीजर्स. इसके सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं जो कि अगर इफ एनीवन वांट्स टू check them out. तो decisions of the CMA या decisions of CMP different decisions हैं, 2 है, 3 है. अभी में हम 6 पे पहुंच गए हैं. So multiple decisions have been made. उसकी proper texts हैं UNFCCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएंगी PDF फॉर्मेट में. तो अब वो आर्टिकल 6 की जो RMPs एंड MRBs हैं उसको सारा उन्होंने उसमें डिसाइड किया हुआ है. सो बेसिकली दैट वाज रीच्ड. बट उसमें भी जिस पे एग्रीमेंट यूनानिमस एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी देयर वाज अ सर्टेन प्रपोजल दैट वाज मेड कि इसमें इश्यूज लाइक जो कि काफी टाइम से विद द बिगिनिंग ऑफ कार्बन मार्केट इस पे ये बात की जा रही है कि कार्बन लीकेज का इशू है, एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी के क्वेश्चंस हैं, आपके पास पोस्ट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की जो मॉनिटरिंग है उसकी वेरिफिकेशन है, उसके इश्यूज हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स जो हैं वो करनी है. तो दीज वर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि उनको जो नेगोशिएटर्स थे दे पुट देम फॉरवर्ड, एंड जो फाइनल प्रपोजल था उस प्रपोजल में दैट हैज बीन एडेड कि ये चीज जो है इस पे आगे सुपरवाइजरी बॉडी को रिक्वेस्ट की गई है कि वी नीड टू डिस्कस दिस, एंड इस पे एग्रीमेंट पे इस पे हमने डिसीजन लेना है. So that is where we stand at when it comes to 6.4. So though carbon markets is a very important sort of avenue, I'd say, for developing countries, क्योंकि एक साइड पे हमने बात की क्लाइमेट फाइनेंस की कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है it's a very important issue for states like पाकिस्तान जो कि primarily dependent है एड मॉडल पे. आप एड लोगे, आपको एड मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, तभी आप कोई काम करोगे, क्योंकि आपने अपनी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है आपका उस फिजिकल स्ट्रक्चर में सस्टेनेबिलिटी नहीं है. आपका जो पूरा फिजिकल ईयर गुजरता है उसमें से देयर आर लॉट ऑफ स्पेंडिंग्स जो कि हमारी गवर्नमेंट करती है, जितनी एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि अगर ना की जाएं which are not necessary. I'll give you an example of this as well. For example, आपके पास 23 I'd say ministries हैं फेडरल लेवल पे आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जिनको डिवोर्स्ड सब्जेक्ट्स अलॉट किए गए हैं, उनका उस पर कोई काम नहीं है. 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस में वो मिनिस्ट्रीज डेवलप होनी थी और प्रोविंसेस उन मिनिस्ट्रीज को हैंडल करेंगी. प्रोविंसेस में भी वो मिनिस्ट्रीज डेवलप हो गई हैं, एंड देयर आर एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज इन द फेडरल गवर्नमेंट जो कि अभी तक ऑपरेट कर रही हैं. उनको अभी तक डिसॉल्व नहीं किया गया. कोई 6 उसमें से डिसॉल्व हो गई हैं अभी रिसेंटली, बट मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट बीन डिसॉल्व्ड. उस पे आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं क्योंकि आपने उसमें एम्प्लॉइज लिए हुए हैं. आपके डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिसपे आपकी जो है की रिसोर्सेज पे लग रहे हैं. सो इफ दोज रिसोर्सेज आर नॉट स्पेंट देयर, आप काफी सारा अपना फिजिकल सेविंग कर सकते हो, जिस फिजिकल सेविंग को आप रीडायरेक्ट कर सकते हो टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सिमिलरली आप ग्रीन फिजिकल रिफॉर्म्स कर सकते हो. आपकी फिजिकल पॉलिसी में आप रिफॉर्म्स ऐड कर दो, लाइक सब्सिडीज. आप फॉसिल फ्यूल पे हम अपने पेट्रोल पे सब्सिडीज देते हैं, तो आप वो सब्सिडीज रिमूव करो, आप दे दो सोलर पे सब्सिडीज दे दो, आप विंड पे तो खैर मतलब वो तो यही है कि प्रोजेक्ट डेवलपर्स को दी जाएंगी, बट आप विंड पे उनको उनके लिए कोई वन विंडो सिस्टम क्रिएट कर लो कि आपके पास फाइनेंस के लिए जो लोग आते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि उनके पास एक ईजी प्रोसीजर हो, एक वन विंडो प्रोसीजर हो कि बस वो
अप्लाई एंड दे गिव द प्रपोजल एंड दे आर डेल्ट विद एंड वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पॉलिसी की इतनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस जाता है ना कि इट नेवर मेक्स इट टू सी इट नेवर सीज द लाइट ऑफ डे। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, मैं अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, वो है नहीं, हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं है, वो इश्यूज हैं। सो द थिंग इज कि हमारी हमारी जो कंट्री है वो इन चीजों को फेस कर रही है। दैट इज वाई हमारे लिए क्लाइमेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लाइमेट फाइनेंस हमारे पास वो कैपेसिटी भी नहीं है कि हम डेटा कलेक्ट करके कोई प्रपोजल सबमिट कर दें कि हमें इसके बेस इस प्रपोजल पे हमें आप क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करें, वो कैपेसिटी भी हमारे पास नहीं है, हम डेटा कलेक्ट भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। सो द थिंग इज कि फिर आप कार्बन मार्केट्स की तरफ देख लो, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस कराओ, ऐसे एनवायरमेंट क्रिएट करो कि आप उससे फाइनेंस क्रिएट करके ऑलरेडी कार्बन मार्केट्स के उस पाथवे में भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो और उससे जो फाइनेंस आपको जनरेट हो वो आप फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लगा दो। सो दैट्स आई थिंक आई से one of the methods that Pakistan can utilize. So in that sense, carbon market is very important. Yeah, thank you for explaining that to the audience, Fiza. Very true कि Pakistan, I guess, in one of the session they mentioned that Pakistan is in like $27 billion climate debt. मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास climate का loan. So then we see the economy of Pakistan, the IMF, everything. मतलब अगर climate वाला finance भी हमें debt पे मिलता है, then it's a very bad situation for the economy of Pakistan, and we have to generate के हमारे पास फाइनेंस के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उस पे हमने काम करने की बहुत जरूरत है। उसके अलावा आई गेस आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम there's a comment by the way which I'd like to address abhi. Noor, for me they have said ki but we need to think about how we're going to deal with the unemployment that will come with transitioning to clean energy. That's what the issue of just transition is about, कि आप transition करो but आप justly transition करो। आपने एक इंडस्ट्री को कोलैप्स किया, आप दूसरे एंड पे दूसरी इंडस्ट्री को देखो कि उसमें आप उन लोगों को ट्रेनिंग देके आप वहां पे उनको एम्प्लॉय कर सको, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई काम कर रहा है इन व्हाट एग्जांपल डू आई गिव, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि अनसस्टेनेबल है, उस इंडस्ट्री से आप वो इंडस्ट्री आप शट डाउन करना चाह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल आप हम जो हमारे कोल पावर प्लांट से हम अपनी एनर्जी कोल पावर प्लांट से जनरेट करते हैं, हम अपना कोल पावर हम ये डिसाइड करते हैं कि वी आर गोना शट दैट डाउन, जो कि हमारे एनडीसीज में भी है कि वी आर नॉट गोइंग टू जनरेट एनी एनर्जी फ्रॉम कोल। हमने थर्मल एनर्जी के जो पावर प्लांट्स इनको बंद कर दिया, वहां पे लेट्स से 100 लोग अनएम्प्लॉयड है, आपने दूसरे एंड पे लगा दिया सदर्न कोस्ट में आपने विंड का प्रोजेक्ट लगा दिया, आपके पास अगर 100 नहीं, आप उस प्रोजेक्ट को विद इन ईयर और 2 आप उसको डेवलप करो, आप उन ट्रेन्ड एम्प्लॉइज को जिनको आप विंड पावर प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट देते हो, आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, 100 नहीं तो 50 को तो आप इजीली एम्प्लॉय कर सकते हो। फिर ओवर द टाइम जब आप इसको एक्सपैंड करो विद इन मंथ्स और लेट्स से अ ईयर और समथिंग, फिर आप वो फर्दर 50 को भी कर सकते हो, बल्कि आई थिंक मोर देन 100 जो कि जितने हमसे अनएम्प्लॉय होते हैं उससे ज्यादा के लिए आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हो। आपके यहाँ पे एमएनसीज आ जाएं, आपके एमएनसीज यहाँ पे वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिप्लॉय करें, उनकी कंपनीज अपने हेडक्वार्टर यहाँ पे कोई ना कोई जो सॉरी हेडक्वार्टर्स कह रही हूँ ब्रांचेस यहाँ पे खोलेंगे, दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी, आपके पास टीएनसीज एमएनसीज जो भी आती रहेंगी। सो द थिंग इज कि it's not an easy process but it is important and we need to make a sort of a pathway for it कि पाकिस्तान इस तरफ कैसे जा सकता है। अब अपनी नेबरिंग कंट्री देख लो, इंडिया को देख लो, इन 1990s में हमने इंडिया ने they shifted towards capitalist economy. Whereas they were more of a socialist country when they shifted towards capitalist economy, उन्होंने अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को इस तरह से डेवलप किया कि इन्वेस्टमेंट भी आती रही, कंपनीज भी आते रहे, वो भी अपने यहाँ पे ब्रांचेस डिप्लॉय करते रहे, एंड यू आल्सो गॉट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होती गई। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने उस सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न के फेस से वो निकले हैं, इट डिडंट हैपन विद इन अ डे।
Same is the case with Pakistan कि पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ steps लेने पड़ेंगे. Some might be radical, which I do not support radical steps कि आप इतने extreme steps लो कि वो मतलब country को बेहतरी की बजाय पहले नुकसान से गुजारे and then हम बेहतरी की तरफ जाए. We need to take it in a very I'd say सोच समझ के मोस्ट जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए. डिसीजन मेकर्स को हर एक स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना चाहिए, उसके बाद वो स्टेप लेना चाहिए. बट येस, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज रिमूव होनी चाहिए, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. अभी तक नहीं हुई. हमारे फ्रेमवर्क्स, हमारे पॉलिसी सब में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं. एक गवर्नमेंट आती है, वो एक पॉलिसी देती है, उसके ऊपर 5 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो पिछली आपकी सारी पॉलिसीज को टॉपल करती है, उसको खत्म करती है, इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाती है और आपके पास एक नई पॉलिसी आ जाती है. एंड जो प्रोजेक्ट्स आपके पास पिछले पॉलिसी के बेसिस पे क्रिएट हुए होते हैं वो या शट डाउन हो जाते हैं या वो स्टक हो जाते हैं फॉर इयर्स. सो द थिंग इज कि दिस काइंड ऑफ क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान में हो रहा है. सो वी डू नीड टू क्रिएट अ चैनल ऑफ से जस्ट ट्रांजिशन जो कि पाकिस्तान को अगेन एक बहुत रिगरस डिसीजन मेकिंग के बाद लेना पड़ेगा. एंड या लेकिन इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस दफा जो जस्ट ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप था उस पे कोई नेगोशिएशंस, कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो उस पे. जस्ट ट्रांजिशन पे लास्ट ईयर दुबई में आई गेस they started the work, but this year they didn't agreed on any agreement, and they said that next year in Brazil they will be working on that. But it was very unfortunate, and it was again one of the very disappointing COP, क्योंकि हमने जो फाइनेंस के हवाले से आपने कहा कि जो ग्लोबल साउथ की हमारे पास डेवलपिंग इकोनॉमी से दे डोंट हैव द कैपेसिटीज, एंड एवरी कोप फॉर द ग्लोबल साउथ इज द फाइनेंस कोप. कोई एक कोप नहीं होती हमारे लिए ग्लोबल साउथ के लिए, हर कोप ही हमारे लिए क्लाइमेट फाइनेंस की होती है. एंड अगेन द 300 बिलियंस, बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे आर सेलिब्रेटिंग के दे हैव tripled the finance, but the demand is like 1.3 trillions, which is not enough. $300 billion is not enough. So yeah, I guess I have a question from Durlab. Yeah, so Durlab is asking, can you share the issues we faced in Baku? We faced in Baku. What did we face? What issues? I think as a youth group, हमने जो issues face किए वो थे that I think that it generally comes with अगर आप यूथ हो या यूथ ना हो वो सबको ये फेस करना पड़ता है. सर्टेन पीपल इन माय नेटवर्क जो कि लास्ट टाइम कॉप पे थे, इस बार दे weren't able to make it to कॉप क्योंकि अकोमोडेशन की इश्यूज थे, आपके पास ट्रैवल की इश्यूज थे. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट टू अजरबैजान, वो आप डायरेक्ट के बजाय आप बस 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का लेओवर बीच में शारजा में आ रहा था. सो वो आपके पास 6 घंटे की 4 घंटे की फ्लाइट 12 घंटे की फ्लाइट बन जाती थी. सो इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ लेंथी ट्रिप. तो यस इट्स एग्जॉस्टिंग, वो एक इशू था. बट खैर आई से कि ये हो जाता है कि इफ देयर सो मच सो मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन तो ये फिर फ्लाइट की और अकोमोडेशन की आ जाते हैं. एंड बिकॉज पाकू वाज अ वेरी स्मॉल सिटी, इतनी कोई बहुत बड़ी सिटी भी नहीं है कि उनके पास इमेंस अमाउंट ऑफ आई से अकोमोडेशन है कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो इतने सारे डेलीगेशंस जो आएंगी, सारे डेलीगेट्स ऑल अराउंड द ग्लोब जो सारे आएंगे उनको वो इजीली अकोमोडेट करें. तो इश्यूज तो ऑब्वियसली आने थे. We faced issues with getting one Airbnb cancelled and then finally getting into another Airbnb, and then इतने सारे लोगों को एक साथ accommodate करना was a hectic process. But it was, I'd say it was worth it क्योंकि these are the experiences that we learn from and these are the experiences that you kind of enjoy as well. हम लोग जब जो हंसी मजाक और जो मस्ती हम करते थे एक दूसरे को, I'd say that was it was worth it. Every second was worth it. So अगर वो 11 घंटे का ले ओवर है या वो 6 घंटे का ले ओवर है दुर्लभ, आई थिंक it was worth it. Every single second as a youth being able to participate on such a huge platform, I think it was worth it. And अगर वहाँ पे इन कॉप भी अगर बात करें तो वहाँ के एक्सपीरियंसेस, इफ आई मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान पवेलियन की बात करूंगी कि मेरा इतना इंटरेक्शन बाकी चिल्ड्रन यूथ पे हुआ, ग्रीन जोन में हुआ. ईसा का पवेलियन था, उनका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर एजेंसी है कुछ इस तरह की, उनके साथ मेरे फ्यू अदर गॉड पवेलियन पे भी हुआ, देयर अदर पवेलियंस, बट स्पेसिफिक जो मेरा इंटरेक्शन था वो
मेरा पाकिस्तान पवेलियन पे ज्यादा था, एंड आई वाज रियली डिलाइटेड टू सी कि मैडम रुमीना खुशी मैडम रुमीना वो किस तरह से इंटरेक्ट करी थी यूथ के साथ भी, मतलब विद मी द वे शी इंटरेक्टेड, आई वाज रियली डिलाइटेड बाय इट। एंड इवन द फैज साहब जो थे नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ टीटी टीबीटीटी, उनको भी देख के it was really, I'd say it was I was delighted कि they were interacting with us um, in such an informal manner that we were able to learn as well. Um, uh, Didar, I don't know if you remember, if Professor was able to tell you this, लेकिन उनको मैंने invite किया था आपके HKH के pavilion पे, Yeah, and I told yeah, him कि वो आके pavilion पे होगा, and I waited for 30 minutes, फिर मैं मेरा अपना podcast तो मैं चली गई थी. And sir आए थे, sir sat down, and then sir was yeah, really interested in meeting you as well, because he has been working at on different projects जो कि HKH में होते हैं. So the thing is कि मतलब ये देखना कि a senior, a national project director, he's there to attend youth from Pakistan आया हुआ है, और वो एक pavilion पे अपना event कर रहा है, उनका panel हो रहा है, and they are supporting us by being there. So it was really, I think I was really happy, you know, by their presence and by the support that they gave us. So yeah, the experience was really good. yeah. बिल्कुल कि वहाँ जो पाकिस्तान पवेलियन में थे, they were like very open for discussions, they were coming to the panels, but kind of मेरी experience ये रहा कि जब हम पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को या जो bureaucratic offices को हम approach करने की कोशिश करते हैं, तो we all know that what kind of issues we are facing, कि कितने Yeah. channel से आपने गुजर के जाना पड़ता है, but वहाँ का जो experience था, that was totally different. And talking about the challenges, मैं और दुर्लभ पहले जा रहे थे, सो व्हेन वी अराइव्ड एट कराची एयरपोर्ट, हमने एक एकोमोडेशन बुक की हुई थी कराची एयरपोर्ट पे, एक एकोमोडेशन हमारी कैंसिल हो गई, देन वी वर वेरी वरीड कि हम क्या करेंगे. हमारा कोई 5 घंटे का लेओवर था तो शारजा में भी, हम शारजा पहुंचे, वहां दुर्लभ ने कांटेक्ट किया, देन ही बुक अनदर अपार्टमेंट. सो वी वर हैप्पी कि हमारा अपार्टमेंट हो गया, क्योंकि आपने एयरपोर्ट के बाद अपने एकोमोडेशन में ही जाना था, बट हमारे पास एकोमोडेशन ही नहीं थी. जब हम बाकू में लैंड करते हैं तो हमें दुर्लभ को दोबारा मैसेज आता है कि ये अपार्टमेंट भी कैंसिल हो गया, सो वी हैव नो वेयर टू गो, अब क्या करें. लकीली वहां पे कोई प्री कॉप इवेंट हो रहा था, वी वेंट टू दैट होटल, हमने वो अटेंड किया, देन बट मसला यही था कि हमने वी हैव टू accommodate, वी हैव टू फाइंड सम accommodation, एंड दिस वर द काइंड ऑफ इश्यूज वी फेस, बट as you mentioned, it was worth going there, and the experience which we shared, the moments which we shared, it was a very good learning opportunity and one of lifetime opportunity, and it was very good trip. So yeah, uh, It was talking about even navigating ऐसे अच्छे accommodation issues और navigate करना भी really it's a experience to have. yeah, Most of us were we were, I won't go to this, but खैर different issues थे जो कि प्री कॉप भी आए, ड्यूरिंग कॉप भी हुए, बट द थिंग इज कि वो उसको आप नेविगेट कैसे करते हो, वो चीज लर्न करना भी इम्पोर्टेंट है. हमें जिस अकोमोडेशन में हम थे भी फॉर द 2 weeks, देयर वर प्रॉब्लम्स विद दैट एज वेल, yeah, बट हाउ डिड वी टैकल इट, तो वो चीज वो आप लर्न करते हो इन दिस प्रोसेस. So in that sense, I think every young advocate who is looking forward to attending COP, वो they should start, अगर COP 30 के लिए if someone is planning, तो वो अभी से उस पे अपना मतलब काम करना शुरू कर ले. If they need finance for it, तो अपना अपना finance का देख ले कि how are they going to manage it, सारी जो costing and everything वो check कर ले, and then उस पे slowly gradually कि वो क्या चीज वहाँ पे advocate करेंगे उसकी तरफ भी वो काम अपना कर ले, and then they should look forward to getting to, you know, be part of certain panels, so if they can make it to that as well, which is also, I'd say, a good point to have on your profile, क्योंकि फिर वही सारा आपका प्रोफाइल होगा बैकग्राउंड पे जो कि आप यूज करोगे टू अप्लाई टू काइंड ऑफ रिक्वेस्ट फॉर अ बैज, और फिर आपको बैज मिलेगा. बगैर कोई प्रोफाइल के आपको कोई बैज नहीं देगा, वही क्यों दे आपको बैज. सो एक्रेडिटेशन इज आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. कॉप के करीब थोड़ा आसान हो जाता है लेकिन है मुश्किल. तो ये स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप लर्न करते हो. दैट्स इट्स इम्पोर्टेंट. या इट वाज एन इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस. बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस के मी एंड दुर्लभ वाज डिस्कसिंग के आफ्टर कॉप हमने प्लान किया कि व्हाट शुड बी आवर प्लान फॉर द नेक्स्ट कॉप. सो वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, अभी से ही हम प्रिपेयर कर ले कि हमने अपने डेलीगेट्स को किस तरह तैयार करना है, हमने
बेजिस कहाँ से लेना है, देन द फाइनेंस जो सबसे बड़ा इशू होता है, अगर आपको फ्लाइट्स एंड एकोमोडेशन नीड होता है तो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज। सो वी आर ट्राइंग कि हम इसके लिए पहले से हम प्लान कर सके। देन फिजा, आपका जो एक पैनल था विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, द वर्कशॉप जो एक्सट्रीम हैंगआउट्स पे था, experience Yeah. sharing of climate victim, which was very amazing. Can you share insights about that workshop? You were leading that. Uh, I was hosting that workshop, and we had people from India. We had one speaker was from Canada, one was from Houston and US, and so it was a diverse panel. We also had a guest from Islamic Relief Pakistan. The country director of Islamic Relief Pakistan, he was a guest speaker on our panel as well. So it was a diverse kind of panel. और हमारे पास बहुत different kind of perspectives. As we had Prasidi Singh, she's the youngest panelist. I think she's the youngest person I've met. No, she's not the. नहीं नहीं, I'll take the statement back. She's not the youngest person I've met at COP. बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे. But someone so young and working towards the ecology, environment की तरफ इतना, the amount of work that she has done and the amount of awards and honors that she has gotten for the work that she has done, I'd say बहुत there was a eye opening कि लोग ग्राउंड लेवल पे किस तरह की काम कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, एफॉरेस्टेशन की जितना काम है, मतलब किस लेवल पे वो हो रहा है, लोग किस तरह से वो कर रहे हैं. उस प्रसिद्धि के बाद वी हैड निका मोइनी, शी Iranian Canadian living in Canada. She had suffered through the forest fires जो कि कनाडा में हुए हैं, and hearing her experience कि उसने उस community ने कैसे they overcome that the entire say the catastrophe. तो वो काफी एक I'd say eye opening experience होता है हम hosts के लिए भी कि we learn from it. I personally was in 2010 जब KP में floods आए थे. So my family and I we were the victims of that flood. We were displaced for a few months, and our home was flooded. वो एक प्रोसेस होता है. वो आपके चाइल्डहुड का ये एक प्रोसेस आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट कर देता है. एंड बेसिकली दिस इको एंजाइटी, दिस क्लाइमेट एंजाइटी जो कि क्रिएट होती है, वी वर डिस्कसिंग दैट ऑन दैट वर्कशॉप कि व्हाट इज दैट एंड हाउ डज इट चेंज योर पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट नेगोशिएशंस. तो मैं अगर पर्सनली बात करूं तो एवरी ईयर हर साल मानसून में एनडीए में जो है, प्रोविंशियल एनडीए में का वो पास कर देता है एक नोटिफिकेशन के सैलाबी गुजर रहा है और मीडियम या हाई लेवल का है एंड नौशेरा इज ऑन हाई अलर्ट. एंड देन वी आर ऑल सिटिंग प्रेइंग कि ये अब सैलाब आए नहीं. हालांकि फ्लडिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, नौशेरा में फ्लडिंग हो जाती है, बट स्टिल वी आर प्रेइंग कि दिस एंजाइटी इज देयर कि मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन एवरीथिंग. एंड उसके अलावा फिर जैसे एंजेला सॉन्ग, शी वाज फ्रॉम ह्यूस्टन, शी टॉक्ड अबाउट द उनका था the cyclones, there was in cyclones was for Prasidi, and unka I always forget about it. There was a climate catastrophe happened in her areas where she was stranded in a certain building or something. उनको क्योंकि उनको बंद कर देते हैं in buildings की, you should not be outdoors at this point in time. तो she also shared her experience कि उन्होंने फिर वो कैसे navigate किया and how they were able to kind of how that has shaped their perspectives and वो किस तरह से आप contribute कर रहे हैं towards the current climate discourse. आसिफ शिराजी साहब ने भी अपने remarks दिए, and we also had really good interactive session with people जो कि वहाँ पे हुंजा से भी लोग आए हुए थे. We had people from different parts of the world. We had someone from Africa as well. We had professors from LUMS, and उनके questions were very say बहुत important points थे जो raise किए गए. So overall जब इस तरह की workshops की बात होती है तो I'd say कि उन लोगों को यहाँ पे वो opportunity देना कि वो आए, वो अपना perspective share करें, वो
इम्पोर्टेंट है, जो कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड जिन्होंने वो चीज सफर की है, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं. अगर मैं इको एंजाइटी की बात करूं तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इको एंजाइटी इज, एंड आई कैन टेल अदर्स अबाउट इट कि दिस इज व्हाट यू गो थ्रू. आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को बिठा दो, उसको को इको एंजाइटी एक्सप्लेन करो, तो वो तो टेक्निकल टर्म्स में इको एंजाइटी को एक्सप्लेन करेगा. So having those people on these workshops, on these panels, कि वो share करें their perspectives with the work that they have done towards climate, and how, as victims of climate change, how are they serving their communities, how are they working towards climate change और climate action किस तरह से वो ले रहे हैं. This is really important. I think CFP was able to, in collaboration with Extreme Hangout and Islamic Relief Pakistan, it was an important step we took, and it was an important workshop which we successfully were able to execute. Yeah, thank you, Fiza. Yeah, in terms of engagements, it was very good COP for CFP. Like we had 7 to 8 panels, and it was those were very kind of unique. Like the one which we had in the Arctic Pavilion, it was bridging Arctic region and South Asia, which was a kind of unique. And on one of our panel, we had panelists from India, Pakistan, and Bangladesh, and even the audience said that we usually don't see a panel where we have people from these 3 countries. So these were very good scope for CFP in terms of engagements. So yeah, I will open it up for audience. If you have any questions, you can type it in the comments. We'll try to take your questions, and then I guess we are planning a COP debrief for public, and it will be a live webinar, I believe, if I'm not wrong. So yeah, if you have any questions, then we'll end the live session. Thank you, Fiza. Thank you for sharing those insights. Do we have any questions? Because I guess no, we don't have any questions till yet. We'll wait for a minute. Then, if we don't have any question, we can end the live session. Sure. Yeah. Sure. Perfect. Yeah, it was your first COP, right? And so, Yeah. what are your key takeaways? What would you like to share with the audience? So yeah, initially, as I said it earlier, it was very confusing at the first day because it was very hectic and a lot of things were going on. And then I tried to navigate the space. So what I learned from my experience, yeah, the very learning for the upcoming youth activists who are planning to go to the COPs, they should make a priority. Like if you're going to the COP, you have to make your mind that a lot of things are happening in COP. You cannot focus on all the things. You have to set priorities. Like I am going to follow the finance negotiations. So you just have to follow the finance negotiation. You cannot be like, I will follow gender, I will follow just transition, I will follow finance. बहुत सारी चीजें same time पे होती है. You have to set your priorities and then you have to follow those things. And उसके अलावा मतलब आप जब अपनी प्रायोरिटी सेट करके काम करेंगे तो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू के आप जान सकेंगे उस फील्ड के रिलेटेड. एंड वन ऑफ द थिंग आई विल से इसके try to engage with, for example, if I am doing a research on the indigenous communities and their involvement, so my focus should be meeting the people who are working in this field, and it will be very good for and it will be very good for my professional and academic career as well. So this thing is setting your priorities and focusing on something. एक या दो चीजों पे फोकस करके आप फॉलो कर ले, it will be good. If you are trying to be like कि मैं सारी चीजें फॉलो करूंगा, you cannot do anything. It's very confusing. Yeah. It's not only confusing, it's a time taking process. तो मतलब आप हर चीज को वैसे भी navigate नहीं कर सकते, उसको follow करना difficult होता है. Mostly जैसे आपने बात की, we also had a discussion about this कि हमें अपना focus एक certain area पे होना चाहिए. For example, मेरा काबा मार्केट्स एरिया है, तो मैं काबा मार्केट्स पे फोकस करूंगी कि काबा मार्केट्स पे क्या डिसीजन मेकिंग हुई, कौन से पवेलियंस पे उस पे बात हो रही है. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक पवेलियन है, वो क्लाइमेट फाइनेंस और काबा मार्केट्स पे एक इवेंट करे, तो आई वुड वांट टू अटेंड दैट. पाकिस्तान ने कौन सा इवेंट किया काबा मार्केट्स पे, वो क्या बात कर रहे हैं उस पे, एंड देन गोइंग एंड कनेक्टिंग विद रेलेवेंट पीपल, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स. अगर मैं पाकिस्तान के उस पे बात करूँ, अगेन
पाकिस्तान पवेलियन पे जाके उन लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना कि व्हाट आर द डिसीजंस दैट वी आर टेकिंग, हमें ये आइदर दैट डायरेक्शन इज गुड और नॉट, उनके साथ एक डिस्कशन करना, उनसे नेटवर्क करना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिर आप कल को कोई प्रोजेक्ट करते हो या आपको प्रोजेक्ट में कोई फैसिलिटेशन चाहिए होती है, तो दोज आर द पीपल दैट हैव द एक्चुअल रिसोर्सेज या उनके पास इंफॉर्मेशन होती है जो वो आपसे शेयर कर सकते हैं। सो नेटवर्किंग इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट एंड अपनी, जैसे आपने कहा कि प्रायोरिटीज सेट करना। एंड ये कोशिश ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए कि मैं सब कुछ फॉलो करूँ, क्योंकि दैट्स सो एग्जॉस्टिंग, इवन उसको सोचना भी बहुत एग्जॉस्टिंग है। एक प्लेनरी एक कोने में होती है, दूसरी प्लेनरी दूसरे कोने में होती है, एक में एक तरह का डिस्कशन होता है, दूसरे में दूसरी तरह का डिस्कशन होता है। तो आपके पास एक एरिया होना चाहिए जिसपे आप फोकस करो, जिसपे आप अपनी ग्रोथ, मतलब उस पे वो करो, अपनी ग्रोथ उस एरिया में करो और उस पे इन्वेस्ट करो। सो दैट्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट। या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या बिल्कुल। I guess we don't have any question और एक घंटे से भी ज़्यादा हो गया. So yeah, thank you so much, Fiza, for the lovely discussions and we are hoping to host a public webinar जहाँ पे और लोग भी engage हो सकेंगे. So thank you so much for the discussions and yeah, take care. Allah Hafiz. Thank you. It's really nice to speak to you.